बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यूरोपियन हिस्ट्री के जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी, तो उसके तकरीबन अब हम आलमोस्ट जो लास्ट चैप्टर्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। आगे भी एक दो चैप्टर्स होंगे, तो उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे यूरोपियन हिस्ट्री को। तो ये डिक्टेटरशिप इन यूरोप, ये बेसिकली जो टॉपिक है हमारा, वैसे तो वो है रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद के अब मामलात स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये 1917 1918 ये वो लास्ट वाले टाइम है फर्स्ट वर्ल्ड वार के। तो इस दौरान जो इवेंट्स हुए उनको अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कैसे यूरोप के अंदर डिक्टेटरशिप, नेशनलिज्म और दूसरे रेवोल्यूशंस आते रहे हैं। सॉरी, आपको इस लेक्चर में कुछ शोर भी सुनने को मिलेगा। गर्मियाँ आ गई हुई हैं तो पंखा चल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन क्या था और ये क्यों आया, इसका पर्पस क्या था, फिर किस तरह ये एप्लीकेबल हुआ, क्या ये सक्सेसफुल साबित होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। रशियन रेवोल्यूशन को हम ये भी बोलते होते हैं बुल्शेविक रेवोल्यूशन। बुल्शेविक का मतलब होता है, ये रशियन लैंग्वेज की टर्म है, लफ्ज़ है, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी, या इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसके दो हिस्से थे, इसको देखते हैं हम। टू रेवोल्यूशंस इन सेम ईयर। रशिया के अंदर एक ही साल में दो इनकलाब आते हैं, दो रेवोल्यूशन आते हैं। एक को बोलते हैं हम लिवोव गवर्नमेंट का जो रेवोल्यूशन आया उसका। दूसरा था जो लीनिन लेके आए थे, मिस्टर लीनिन लेके आए थे 6 नवंबर 1917। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये लीनिन कौन थे। व्लादिमीर इलिच नाम था इनका, निकोली लीनिन इनको बोला जाता था, लीडर ऑफ बुल्शेविक पार्टी। अच्छा, ये 1870 में पैदा होते हैं, 17 साल की एज में। ये है कजागान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये जाते हैं, और 1895 में 1895 में इनको अरेस्ट होती है, ये जेल चले जाते हैं, और 1900 में इनको छोड़ा जाता है। मतलब 5 साल ये जेल काटते हैं। इनकी ज़रा थॉट्स देखें कि ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लीनिन के बारे में, हु वाज लीनिन और वो किस तरह के बंदे थे। अब उसकी ज़रा सोच देखें, उसकी थॉट्स क्या थी। सोवरेनिटी, ये एक सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, इसको ज़रा देखिएगा। सोवरेनिटी वुड पास फ्रॉम नोबल्स टू मिडिल क्लास। ये ज़रा चेक कर लीजिए। ये एक था, वहाँ पे एक थॉट थी। ये पहले जो लीनिन थे ये कहते थे कि ये जो सॉवरेनिटी है, ये जो ऊपर वाला इलीट तबका है उससे हम मिडिल क्लास तक लेके आएंगे। लेकिन 1917 के रेवोल्यूशन में उन्होंने कहा कि सोवरेनिटी वुड पास फ्रॉम मिडिल क्लास टू कॉमनर्स। ये जो मिडिल क्लास है वहाँ तक सोवरेनिटी आ गई हुई है, अब वहाँ से हमने कॉमनर्स जो हैं, जो आम लोग हैं, वहाँ तक सोवरेनिटी को मुंतकिल करना है, ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, ये तो उनकी थॉट थी। अब आते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुल्शेविक पार्टी। उन्होंने बुल्शेविक पार्टी की बुनियाद रखी। यहाँ पे एक और पार्टी है मेनशेविक पार्टी। ये इसका ज़रा नज़रिया देखें। ये जो पार्टी थी रशिया के अंदर, इसका क्या नज़रिया था? कम्युनिस्ट रिजीम ग्रेजुअली थ्रू एजुकेशन, नॉट इन फेवर ऑफ रेवोल्यूशन। इस पार्टी का जो नज़रिया था कि कम्युनिज़म जो है, जो नज़रिया है कम्युनिज़म का, वो एजुकेशन के ज़रिए उसको आगे बढ़ना चाहिए। वो रेवोल्यूशन के हक़ में नहीं थे कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर दें फिर आगे लेके। लेकिन बुल्शेविक पार्टी जो थी वो सिर्फ रेवोल्यूशन के हामी थी। वो चाहती थी कि रेवोल्यूशन के ज़रिए ही हम चेंज लेके आएंगे। उनका एक सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि क्या नज़रिया था। देयर इज़ नो हार्म इन अडॉप्टिंग हार्मफुल मीन्स, कि कोई भी हार्म नहीं है हार्मफुल टैक्टिक्स को, मीन्स को अपनाने में। इन दो पार्टियों के दरमियान, हालांकि दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, बढ़ जाते हैं। 1912 में एक सेशन होता है ऑफ सोशल डेमोक्रेट्स टुक प्लेस, डिसाइडेड टू बाइकॉटिंग मेनशेविक पार्टी। ये जो मेनशेविक पार्टी है
इसका बाइकआउट कर दिया जाता है। लीनिन के ऑब्जेक्टिव ज़रा देखते हैं कि वो जो अपना लेके आते हैं रेवोल्यूशन, वो किस बेस पे लेके आते हैं। उनके नज़रियात ज़रा देखें। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीनिन, वो कहते हैं बिग स्टेट्स मस्ट बी कॉन्फिस्केटेड, कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उनको कॉन्फिस्केट किया जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या थी? ऑल काइंड ऑफ ट्रेड अंडर गवर्न कंट्रोल, कि जितनी भी स्टेट के अंदर ट्रेड होती है वो जो है स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अब आगे देखें। गवर्न डेट ऑफ रशिया मस्ट डिक्लेयर्ड इलीगल, रशिया को जो डेट है, कर्जा है, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देना चाहिए। रशिया ने जितना भी स्टेट्स का, दूसरी स्टेट्स का कर्ज देना है, लोन देना है, डेट देना है, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए। फैक्ट्रीज मस्ट रन बाय वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्रियों को रन करेंगे। ऑल ट्रीटीज बाय रशियन, जितनी भी ट्रीटीज होंगी वो रशियन पीपल जो हैं वो करेंगे। अच्छा, एम्परर्स मस्ट बी एब्रोगेट, एम्परर्स जो उनको साइड पे कर देना चाहिए। वार मस्ट बी ब्रॉट टू एन एंड, ये जो जंग है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है। अच्छा, राइट टू वोट टू कॉमनर्स, आम लोगों को भी वोट का हक मिलना चाहिए। पावर्स टू बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी को पावर्स मिलनी चाहिए। इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन पावर्स मस्ट बी चेक्ड, कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो हमारे मैटर्स में इंटरफेयर ना करें, उन पे चेक लगाना चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस लेके आनी चाहिए। ये उनका नज़रिया था। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे हिंट देता चलूँ कि बेसिकली कम्युनिज्म क्या था। हमने एक टर्म सुनी हुई है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारा कुछ। तो ये क्या है? बेसिकली कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक ही चीज़ है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म एक दूसरे के क्यों एंटी हैं, और ये क्या इनका आपस में इख्तलाफ है, ये क्या लड़ाई शुरू हो गई है। पूरा यूरोप कैपिटलिज्म का हामी था उस वक्त, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। यूएस वो भी कैपिटलिज्म का हामी। अचानक ये कम्युनिज्म की क्यों बात हुई? यहाँ पे मामला ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है इन दिनों, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप के अंदर हो गई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो गई हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया हुआ है। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि जो इलीट क्लास है बेसिकली वो अब स्टेट्स को रन कर रही है, स्टेट को कंट्रोल कर रही है फॉर देयर ओन पर्पस, फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स। तो जो सफ़र कर रही है क्लास वो कॉमनर्स थे, वो कॉमन मैन थे, वो वर्कर क्लास थी, वो गरीब लोग उस वक्त सफ़र कर रहे थे यूरोप के अंदर। तब कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी लेके आते हैं कम्युनिज्म वाली, कि वो अपनी राइटिंग में बताते हैं कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है। फिर वो एक एक्साइटमेंट का लेवल लेके आते हैं कि ये जो वर्कर क्लास है, ये कैपिटलिस्ट जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इनके ख़िलाफ़ एक दिन खड़ी हो जाएगी, इनको रोकेगी और अपने राइट्स की बात करेगी। ठीक है ना? तो फिर होगा, उन्होंने कहा लास्ट में एक कॉमन ओनरशिप वाला कंसेप्ट आएगा। मतलब ये कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अब वो ओनर्स नहीं होंगे, बल्कि जिस मुल्क में भी फैक्ट्रियाँ होंगी, प्रॉपर्टी होगी, वेल्थ होगी, उस सब की जो कॉमन ओनरशिप होगी कि ऑल द सिटीजन ऑफ द स्टेट्स आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट कैपिटल। ठीक है ना? तो ये था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ये है कि हर बंदा जितना चाहे कैपिटल बना सकता है। कैपिटल मीन प्रॉपर्टी, कैपिटल मीन प्रॉफिट। ठीक है ना? और ये जो कम्युनिज्म है इसके मुताबिक नहीं, कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए, सोशल वर्किंग होनी चाहिए, लोगों के भलाई की बात होनी चाहिए। स्टेट जो है वो लोगों के राइट्स के लिए काम करे, लोगों को डिलीवर करने के लिए स्टेट वर्क करे। मतलब जो सेंटर हैं वो पीपल होने चाहिए। अच्छा, ये था सोशलिज्म, और ये साथ इसका कैपिटलिज्म मैंने थोड़ा सा एंड दिया। अब ये जो लीनिन साहब हैं ये सोशलिज्म लेके आना चाह रहे हैं। क्यों लेके आना चाह रहे हैं? इनके मुताबिक जो सलूशन है रशिया के हालात को ठीक करने का, उसके इंटरनल इंस्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक मैटर्स को सॉल्व आउट करने का, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने का,
तो वो सोशलिज्म सोल्यूशन है, तो इसलिए वो सोशलिज्म लेके आना चाह रहे हैं। तो ये उनकी आइडियालॉजी थी। अब आते हैं काजेज ऑफ बुल्शेविक रेवोल्यूशन। ये काजेज हैं, क्या काजेज थे ये बोलते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ ज़ारिस्ट रिजीम। ज़ारिस्ट रिजीम जो किंग था रशिया का, उसकी क्या नेचर थी, यहाँ पे हम देखते हैं। डिक्टेटरशिप थी, अच्छा, ऑपरेशन था, जुल्म सितम था, रिप्रेशन था, कंजर्वेटिज्म था, मतलब ये तंग नजरी, रिलीजियस इंटॉलरेंस थी स्टेट के अंदर, करप्शन थी, लॉलेसनेस थी, मतलब हर वो बुराई जो एक आम बंदा सुन सकता है, देख सकता है, ठीक है ना, लिख सकता है, पढ़ सकता है, मतलब हर किस्म की जो बुराई होती है जिसके बारे में किसी को मालूम है, तो वो उस वक्त उस रिजीम के अंदर थी। अच्छा, वीकनेस ऑफ डूमा। ये डूमा बोलते हैं पार्लियामेंट को। ये उस वक्त रशिया का जो पार्लियामेंट था वो भी बड़ा वीक था, कमज़ोर था। रबर स्टैम्प ऑफ ज़ार निकोलस सेकंड। ज़ार निकोलस सेकंड किंग वाज द किंग ऑफ रशिया। वो कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट था ये रबर स्टैम्प था उस किंग का। रूल ऑफ जेरिना एंड ग्रिगोरी रेस्पुटिन, ये थे दो करीबी किंग की फैमिली मेंबर, एक उनकी बेगम। अच्छा, नॉट विलिंग टू एडवाइज किंग अबाउट रिफॉर्म्स इन्फोर्समेंट, ये भी एग्री नहीं थे कि किंग को किसी तरह राजी किया जाए कि वो रिफॉर्म्स कर लें स्टेट के अंदर, ताकि ये मामलात ना हों, ताकि किसी किस्म का रेवोल्यूशन ना आए या इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो। अच्छा, फिर हम देखते हैं इन फर्स्ट वर्ल्ड वार बिहाइंड किंग दे एड इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स इन कैबिनेट। अच्छा, किंग जो था वो जंग में मसरूफ था, तो पीछे इन लोगों ने इनकॉम्पिटेंट जो मिनिस्टर हैं वो कैबिनेट में डाले। तो इस तरह इन लोगों की जो रूल था एक, वो भी ख़तरनाक किस्म का था, वो स्टेट को नुकसान देने वाला था। आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रोस्की, लीनिन एंड स्टालिन। ये वो सोशलिस्टिक लीडरशिप है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। ये भी अब किस में आ जाता है, काजेज ऑफ बुल्शेविक रेवोल्यूशन में। पहला हमने देखा कि ज़ार की जो रिजीम थी वो किस तरह की थी, उसकी नेचर क्या थी। फिर हमने देखा पार्लियामेंट कमज़ोर था। फिर हमने देखा कि ज़ार जो किंग था उसकी जो बेगम थी, जो मलका हम बोलते होते हैं, ज़रीना, उसका एक किरदार था नेगेटिव। फिर हमने देखा कि जो सोशलिस्टिक लीडरशिप थी, ट्रोस्की, लीनिन और स्टालिन, उनकी एक नेचर जो थी, उनकी जो मूवमेंट थी वो रेवोल्यूशनरी थी, एम्बिशियस थी। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जो क्लर्जी का रोल था वो किंग के राइट में था, किंग की साइड पे था, इन फेवर ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग, कि जो किंग है खुदा का साया है, किंग जो भी कह दे अवाम उसको माने, चाहे वो अच्छा कहे चाहे वो बुरा कहे। तो ये जो क्लर्जी थी ये भी उसके हक में थी, इसलिए लोग जो थे क्लर्जी के भी खिलाफ हुए और एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई कि लोग रिलीजन के खिलाफ थे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि अरिस्टोक्रेटिक होल्ड। अरिस्टोक्रेटिक होल्ड जो था, ये जो ब्यूरोक्रेसी थी स्टेट की, उससे भी लोग हैप्पी नहीं थे, उससे भी लोग क्या थे, नाराज थे। फिर हम देखते हैं बैकवर्डनेस। पूरी जो स्टेट है वो बैकवर्डनेस में चली गई थी, ठीक है ना, वो तरक्की नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, रिवर्स गियर लग गया था डेवलपमेंट को। अच्छा, फिर हम देखते हैं डिज़ायर ऑफ पीपल्स पावर। लोग चाहते थे कि अब पावर्स जो हैं वो किंग को ना मिलें, अब लोगों के हैंड में पावर्स होनी चाहिए। वो जो सेंटेंस था, गवर्ट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, विद द पीपल, इस तरह का। अच्छा, डिज़ायर ऑफ पीपल्स पावर, के पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ पीपल, ये एक कंसेप्ट चल निकला था। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, लोग बड़े पॉलिटिकली कॉन्शियस थे। रेवोल्यूशन ऑफ 1905 क्रिएट अवेयरनेस। 1905 का जो रेवोल्यूशन था रशिया के अंदर, उसने काफ़ी हद तक अवेयरनेस पैदा कर दी थी। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो पूरे यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उसका भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट था। एक तो ये कि जो वर्कर क्लास थी उसको सफ़र करना पड़ रहा था, और दूसरा ये कि उसकी वजह से जो पावर्स थी, जो पैसा था, जो वेल्थ थी, वो सिर्फ एलीट के पास चली गई और जो गरीब था उनके पास कुछ भी नहीं था। इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिस्ट आइडियालॉजी, कम्युनिस्ट आइडियालॉजी थी
जो थी ये वर्कर क्लास जो थी उसके हक में थी, इसलिए उन्होंने इसको ज़्यादा अपनाया। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो वर्कर क्लास थी, या फिर लोअर मिडिल क्लास थी, या फिर पुअर पीपल क्लास थी, ठीक है ना, पीजेंट्स थे, उसमें लोअर तबका था सोसाइटी का। तो वो इस आइडियोलॉजी को पसंद करने लग गए। फिर है ग्रीवेंसेस ऑफ मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लास जो थी उसको वो राइट्स हासिल नहीं थे जो एलीट को हासिल थे। अच्छा, जो कलर्जी को हासिल थे, जो ऊपर वाले किंग जो था, जार जो था, उसके जो रिलेटिव्स को हासिल थे, वो इनको हासिल नहीं थे। डिज़ायर टू इस्टेब्लिश पीपल्स रूल। लोग चाहते थे कि अब लोगों का रूल हो, ठीक है ना, अब एक मोनोपोली ना हो, डिक्टेटरशिप ना हो, डेमोक्रेसी हो। तो इस तरह का जो रूल था ये भी उसके हक में था। रोल ऑफ राइटर्स एंड प्रेस। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म, फिर टोल्स्टॉय जो था, बिकिनी था, क्रूकिंग था, स्टैलिन था, इनकी जो राइटिंग्स थी, इनके जो खतूत थे, शाये थे, मैगजीन्स थे, उनका भी एक अच्छा खासा इम्प्रेशन पड़ा लोगों के ऊपर। अच्छा, फिर रूल ऑफ फॉरेन पावर। जो जर्मन इन्फ्लुएंस थी वो बड़ी हैवी किस्म की थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स वहीं का था, राइटर्स वहीं के थे, तो जर्मनी का काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ रशिया के ऊपर। अच्छा, दूसरा ये कि जर्मनी उस वक्त जंग में था, तो रशिया को नुकसान हुआ जर्मनी की वजह से, ये भी एक थी रीज़न कि वो जर्मनी से थक गए थे। जर्मनी क्या, हर किस्म की फॉरेन पावर जो इंटरफेयर कर रही थी, और किंग जो था वो डमी था, तो वो उसके भी खिलाफ हो गए थे। अच्छा, फिर यहाँ पे हम आते हैं आगे, मिजरीज ऑफ द रशियंस। रशियन जो पीपल थे वो काफ़ी फेड अप हो गए थे, उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना था, इकोनॉमिक, सोशल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, ये सारे जितने भी हैं, उनको कल्चरल, एथनिक इंस्टेबिलिटी, सब मसाइल, हर किस्म के मसाइल का उनको सामना था। इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ज़ार। जो ज़ार था वो बड़ा हार्श एटीट्यूड रखता था। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच आर द विच कंट्रीब्यूटेड टू द रेवोल्यूशन। ये जो रेवोल्यूशन था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन था, उसमें कंट्रीब्यूशन था इन फैक्टर्स का। इसको हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। ज़ार, नेचर ऑफ ज़ार, वीकनेस ऑफ डूमा, रूल ऑफ ज़ेरिना, कंट्रीब्यूशन ऑफ लीनिन, स्टैलिन, ट्रोस्की, rule of clergy, aristocratic hold, role of army, backwardness, desire of people's power, political consciousness, impact of industrialization, impact of communist ideology, grievances of the middle class, desire to establish people's role, role of writers and press, role of foreign powers, miseries of the Russian, indifferent attitude of Tsar। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अच्छा, ब्रेकिंग आउट द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन को देखते हैं कि कब ब्रेक आउट होता है। ये 7 मार्च 1917 को, 7 मार्च 1917 को रेवोल्यूशन ब्रेक आउट होता है रशिया के अंदर। लेकिन जो पहला रशिया के अंदर रेवोल्यूशन है वो फेल हो जाता है। फेलियर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड सेकंड रेवोल्यूशन। जो गवर्नमेंट थी प्रोविजनल, जो उस वक्त चल रही थी, लिवोव गवर्नमेंट, वो उससे नहीं संभाला जाता रेवोल्यूशन। तो उनके जो एम्स थे, मकासद थे, पर्पस थे, तो उनसे पर्दा हटता है, तो दूसरा रेवोल्यूशन आ जाता है उन्हीं के खिलाफ। जो दूसरा रेवोल्यूशन है उसको देखते हैं। उसके अंदर ट्रीटी साइन होती है जर्मनी के साथ। एवोल्यूशन ऑफ लैंड लॉर्डिज्म। लैंड लॉज जो थे, उनकी जायदादें थी, उस पूरे कंसेप्ट को एबोलिश कर दिया गया। फिर एंड ऑफिसर्स रिप्लेस्ड। ऑफिसर्स जो थे, ओल्ड ऑफिसर्स जो थे, उनको रिप्लेस किया गया। न्यू गवर्नमेंट्स विल बी फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेंथन ऑफ फार्मर्स, वर्कर्स एंड सोल्जर्स। अच्छा, ऑन स्ट्रेंथ ऑफ फार्मर्स, वर्कर्स एंड सोल्जर्स, कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, फार्मर्स पे, वर्कर्स पे और सोल्जर्स पे। अच्छा, ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ ब्रिस्ट-लिवोस विद जर्मनी। जर्मनी के साथ जो ट्रीटी होती है उसका नाम ये है ब्रिस्ट-लिवोस। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीनिनिज्म। ये चीज़ें साइन होती हैं, ये चीज़ें वकूफ़ पज़ीर होती हैं। फिर हम देखते हैं कि लीनिनिज्म इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोल्शेविक गवर्नमेंट ऑफ लीनिन। क्या होता है, ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस बनती है, ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस, ठीक है ना, इसमें 1300 मेंबर्स होते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। फिर ये कि काउंसिल ऑफ पीपल्स कमीशंस ये बनता है।
अच्छा, फिर हम देखते हैं कि फ्रेंचाइज एंड वोटिंग, 18 साल का बंदा जिसकी एज 18 साल की है तो वो वोट भी दे सकता है। इसके कंसिक्वेंसेस हम देखते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के क्या कंसिक्वेंसेस थे, ये हम देख लेते हैं। ट्रेड अंडर गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी ट्रेड को। लैंड टू फार्मर्स, जो फार्मर्स थे उनको लैंड्स मिलती हैं। लैंड लॉर्ड जो थे, फ्यूडलिज्म जो था उसको एबोलिश कर दिया गया। मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज अंडर काउंसिल ऑफ वर्कर्स, काउंसिल ऑफ वर्कर्स जो बनती है उसके अंडर कर दिया जाता है फैक्ट्रीज़ को, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, क्योंकि एक सोशलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट था और उसी चीज़ के ऊपर रेवोल्यूशन आया था। तो उन्होंने वही काम किया कि फैक्ट्रियों को उन्होंने मैनेज किया वर्कर्स के अंडर। लोन्स ऑफ गवर्नमेंट कैंसल्ड, गवर्नमेंट ने जो डेट लिया हुआ था वो कैंसिल हो गया। फूड विल बी गिवन आफ्टर वर्क, जो काम करेगा उसको फूड मिलेगी। एजुकेशन एंड मिलिट्री फैसिलिटीज़ दी गई। ओल्ड गवर्नमेंट ऑफ रशिया एब्रोगेटेड, ओल्ड गवर्नमेंट जो थी उसका एब्रोगेट किया गया। राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट किंगडम गिवन टू डिफरेंट रेसेस, स्टेट के अंदर मुख्तलिफ जो रेसेस के लोग थे, मुख्तलिफ छोटे छोटे जो अटानोमस रीजन्स थे, उनको कहा गया कि अगर आप चाहो तो हमारे साथ मिल जाओ, अगर चाहो तो आप अलग एक अपना सेटअप कर लो, अलग अपनी स्टेट बना लो। तो जिन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया, रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया, तो वो मर्ज हो गए, तो वो पूरी किंगडम मिल के सोवियत यूनियन बनी, और जो अलग हुए तो उन्होंने अपना अलग मुल्क बनाया। एजुकेशन आई नेशनलाइज्ड, एजुकेशन जो थी इसको नेशनलाइज किया गया। इक्वल ट्रीटमेंट हुई जितने भी लेबरर्स थे सबके साथ। तो ये उसके कंसिक्वेंसेस थे। काजेज ऑफ सक्सेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, हम देखते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल क्यों होता है। उसकी एक रीज़न ये है कि पीजेंट्स जो थे, जो किसान थे, वो सेटिस्फाई थे और उन्होंने सपोर्ट किया हुआ था रेवोल्यूशन को, क्योंकि द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज पीजेंट्स, लोअर मिडिल क्लास, वर्कर्स क्लास, वो सारे इसको सपोर्ट कर रहे थे। एक्टिव रूल ऑफ रेड आर्मी, रेड आर्मी जो थी, जो रेवोल्यूशनरी आर्मी थी, उसका एक एक्टिव रोल था। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो थी proved a good sign for Bolsheviks, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, क्योंकि जो इंटरनल गवर्नमेंट थी उस वक्त जार की, वो हैंडल कर रही थी वार को, और पीछे रेवोल्यूशन हो जाता है, तो उसने बड़ा सपोर्ट किया बोल्शीविक को। अच्छा, हंगर जो थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इससे लोग फेडअप हो गए थे। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ रेवोल्यूशन वर बेस्ड अपॉन फीलिंग्स ऑफ फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, जस्टिस के ऊपर जो बातें हो रही थी, नज़रियात थे रेवोल्यूशन के, रेवोल्यूशन की जो आइडियालॉजी थी वो जस्टिस के ऊपर थी, बेसिक राइट्स के ऊपर थी, ठीक है ना। वो वाली बातें थी जो कि एक वर्कर्स के दिल की आवाज़ होती है, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसको सपोर्ट किया और इसको सक्सेसफुल साबित किया। अब देखते हैं कि इसका स्लोगन जो रेवोल्यूशन का था वो था पीस, लैंड एंड ब्रेड। पीस, अमन, क्योंकि उस वक्त रशिया जंग की हालत में था, हालत जंग में था। पीस, फिर लैंड, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा पूरा जो आइडियालॉजी है हमारी अपनी लैंड के अंदर हो, तो वो लैंड चाहते थे। एंड ब्रेड, और भूख से बचने के लिए खाना चाहते थे। जिस तरह हमारा एक सोशलिस्टिक पीपल्स पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, उनका एक स्लोगन है रोटी, कपड़ा और मकान, तो इस तरह इनका भी था। अच्छा, तो आज पहली मर्तबा मैं अपने लेक्चर के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने कोई शौकी मारनी है या मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कोई मशहूरी हो, लेकिन मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर या CSS के किसी और सब्जेक्ट में कोई इशू आता है, तो आप लोग काइंडली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या इन लेक्चर्स में जो यूट्यूब पे आए हैं, कहीं पे आपको समझ नहीं आती या कोई गलती है तो आप मेरी रहनुमाई कर सकें, या कहीं पे भी कोई कमी बेशी है तो आप लोग मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इनके लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में, फिर हम इसी तरह जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक्स के रिलेटेड, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मेरा नंबर है 0300446445। दोबारा रिपीट करता चलूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 0300446445।
तो तब तक के लिए, अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।